नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों की इस त्यौहार को एंजॉय करें और सेफ होली खेलें। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रहेगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो सीजी टेट की एग्ज़ाम होने वाली है आपकी जून में, उसके लिए हम लोग जो पुराने क्वेश्चन हुए हैं या फिर जो पुराने एग्ज़ाम हुए हैं सीजी टेट की, उसकी हम लोग एक सीरीज चलाएंगे जिसमें सब्जेक्ट वाइज करेंगे। पहले हिंदी का करेंगे, फिर बाल विकास, ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज जितने क्वेश्चन आया था उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हिंदी का स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग हिंदी का देखेंगे, जैसे कि 2016 का पेपर 1, पेपर 2, उसके बाद 17 का पेपर 1, पेपर 2, 19 का पेपर 1, पेपर 2, 20 का पेपर 1, पेपर 2, ऐसे करके पहले पूरा हिंदी का एक तो सीरीज चलाएंगे। उसके बाद बाल विकास, जैसा कि पूरा सब्जेक्ट दिया है उस हिसाब से सभी सब्जेक्ट कंबाइन कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इससे आप लोगों का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे टाइप से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। ये रहेगा आपका 2016 में एग्ज़ाम हुआ था सीजी टेट का। 2016 में एग्ज़ाम हुआ था सीजी टेट का, उसका है ये पेपर नंबर 1, मतलब कौन सा, वर्ग 3 वाला पेपर 1 है। ठीक, और किसका है, आपके हिंदी का। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ। यह कथन है, आपको बताना है जो कथन दिया गया है, इंसानी भाषा का विकास, जो इंसानी भाषा हम लोग भी बोलते हैं, है ना, उसका विकास जो प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, ऑप्शन है आपके सत्य है यह कथन, ऑप्शन बी है असत्य है यह कथन, ऑप्शन सी है यह कथन निरर्थक है, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो हुआ क्या था, जब इंसानी भाषा का विकास हुआ था तो ऐसे कोई भाषा नहीं था, हम लोग भाषा को पूरा जानते नहीं थे। तो प्रकृति की जो वस्तुएं थी उसके आवाज़ों को पहचानने से, ये कैसे आवाज़ निकाल रहा है, क्या बोल रहा है ना, उसी को समझने की कोशिश और उसी से ही भाषा का अपना विकास हुआ है, और वही इस प्रश्न में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा यह कथन सत्य। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, यह कथन सत्य है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है। अगर बच्चों में आपको लैंग्वेज की क्षमता में विकास करना है तो इनमें से इम्पोर्टेंट स्किल कौन सा है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस है सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, लिखना और बोलना, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर देखो, आप लोग खुद इसको बना सकते हो। अगर भाषाई कौशल में विकास करना है तो सुनना या बोलना भर से नहीं हो सकता, पढ़ना या लिखना से भी नहीं हो सकता, आपके लिखना और बोलना से भी नहीं हो सकता। किससे हो सकता है, आपके सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सभी चीज़ें होगा तो आपके जो बच्चों के भाषाई क्षमता में जल्दी से जल्दी विकास होगा और ज़्यादा विकास होगा। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है न कि यांत्रिक प्रक्रिया। यहाँ एक कथन है कि लेखन एक क्या है, आपकी संरचनात्मक प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। तो इस कथन की पुष्टि के लिए किस तथ्य से होती है, या फिर इस कथन की पुष्टि किस कथन से हम कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शंस है लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, सही बात है। लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। साहित्यिक वाले जितने भी होते हैं अपने विचारों के ही अपने कविताओं में, अपने लेख में व्यक्त करते हैं। लेखन सीखने की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती रहती, सही बात है। लेखन जो आप लिखते हैं, है ना, उसकी प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप कितना भी बड़े एकदम लेखक बन जाओ लेकिन सीखना ही पड़ता है। ठीक, तो ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी तथ्य सही है। ए भी सही है, बी भी सही, सी भी सही है, तो
ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उपरोक्त सभी तथ्य सही है। किस लिए? लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, न कि यांत्रिक प्रक्रिया इस कथन को पुष्टि करने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? ऑप्शन ए है ध्वनि का उत्पादन करता है भैया। ऑप्शन बी है ध्वन्यात्मक तैयारी, ये भी करता है। ऑप्शन सी है शेष वाक्य की रचना, ये भी करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक, जो बच्चा है आपके भाषा उत्पादन के लिए क्या करेगा? ध्वनि उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी तथा शेष वाक्यों की रचना तीनों करेगा। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है। जो हम मूल्यांकन करते हैं स्कूलों में बच्चों का, है ना, उसका जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल पक्ष क्या है? ऑप्शन है बच्चों की गलतियों को रेखांकित करना, ये भी होता है। पास फेल के लिए आधार बनाना, ये भी थोड़ा ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन सी है बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर तलाश करना, ये भी सही है। और ऑप्शन डी क्या है? धीमी गति से सीखने वाले बच्चों या होशियार बच्चों का नाम देना, ये भी है। लेकिन ये सब चीज़ किया नहीं जाता कि इसको मैक्सिमम नहीं किया जाता है, इसको भी नहीं किया जाता है। इसको थोड़ा सा किया जा सकता है कि जो बच्चे जो गलतियाँ कर रहे हैं ना उसको बता सकते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है प्रश्न में? सबसे अधिक प्रभाव पूछा है। तो बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर प्रदान या फिर अवसर की तलाश करना, ये आपका एकदम जो सबसे अधिक प्रभावशाली नहीं होगा। देखो, जैसे कि मूल्यांकन करोगे तो मूल्यांकन से पता चल जाएगा कि बच्चे में क्या कमी है, तो उसको हम बताएंगे कि हाँ हाँ आपके में ये कमी है बेटा, आपको इसको ऐसे करके सुधार करना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक, तो उसको हम सीखने की अवसर प्रदान कर रहे हैं। ठीक, तो एकदम इम्पैक्टफुल क्या हो जाएगा आपका कि बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर तलाश करना आपके मूल्यांकन का एक अधिक प्रभावी पक्ष होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तालव्य ध्वनि नहीं है। तालव्य ध्वनि से मतलब क्या है? आप लोगों को पता भी होगा, जो मुंह के भीतर की ऊपर का छत रहता है ना, उसका जो पिछला भाग का यूज करके जिस वर्णों को हम बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? तालव्य ध्वनि। क्या बोला मैं? जो मुंह के ऊपर मतलब मुंह के भीतर के ऊपरी छत का पिछला भाग, ठीक, तो उसका यूज करके जो ध्वनि हम लोग निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? तालव्य ध्वनि बोलते हैं। ठीक, तो उसी को पूछा गया कि तालव्य ध्वनि इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शंस है च, छ, झ व ण। देखो, च जो है तालव्य ध्वनि है, आप लोग खुद बोल के देख लो। च, छ, झ एक ही प्रकार का इसका उच्चारण हो रहा है और आपके मुंह के भीतर जो ऊपरी छत है उसके पिछले वाले भाग से ही इसका उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो ये तीनों आपके तालव्य ध्वनि है। तो इसमें क्या बताना नहीं है? तो कौन नहीं? ण। ण आपके क्या है? तालव्य नहीं है, मूर्धन्य है। इसमें क्या होता है? आपके मुंह के भीतर के जो आपके ऊपर छत है ना, उसके अगला वाला भाग को यूज करके हम ण ऐसा बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ण। ण जो है आपके तालव्य ध्वनि नहीं है, मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका तर्क होगा। ऑप्शंस है गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी है गलतियां तो गलतियां ही है, इसके लिए बच्चों को रोकना चाहिए। ऑप्शन सी है भाषा की समृद्धता के लिए शब्दकोश व व्याकरण के ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऑप्शन डी है बच्चों की गलतियों पर ध्यान न देना भाषाई दृष्टि से कमजोर करना है। तो देखो, इसमें क्या पूछा आपकी कि बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां, मतलब जो बच्चों की भाषा एवं भाषा की समृद्धता बनाम जो गलतियां हो रही है ना, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, ये इसमें पूछा गया। ठीक, तो इसमें सही आंसर देखो क्या हो जाएगा आपका? गलतियां सीखने के लिए एक नया अवसर प्रदान करती है। ये एकदम सही लग रहा है।
तो इसका सही तथ्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गलतियां सीखने के लिए एक नया अवसर प्रदान करती है। ठीक, गलतियां तो गलतियां होती है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता तर्क। भाषा की समृद्धता के लिए शब्दकोश व्याकरण ज्ञान विशेष, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, अगला क्या है? बच्चों की गलतियां पर ध्यान न देना भाषाई दृष्टि से कमजोर करना है। ठीक, तो इसको भी हम लोग तर्क नहीं कर सकते। तो तर्क हम किसको कर सकते हैं? हम कि गलतियां सीखने के लिए अवसर प्रदान करती है, एक बिल्कुल सही है। अब गलती करोगे तो सीखोगे भी उससे, ऐसा नहीं कि गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं वाला बात नहीं। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। मूल्यांकन जो करते हैं उसका उद्देश्य नहीं पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन ए है उपचारात्मक शिक्षण करना, ऑप्शन बी है बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन सी है अधिगम की कठिनाइयों को पहचानना, एंड ऑप्शन डी है सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनना। ठीक, तो देखो प्रयोजन उपचारात्मक शिक्षण करना, ये इसका प्रयोजन बिल्कुल है। मूल्यांकन से हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। ठीक, अगला दिया है बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप टेस्ट लोगे तो बच्चे पढ़ेंगे वाला बात नहीं। कई लोग गायब ही हो जाते हैं और कई लोग तो दिला भी लेते हैं, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि क्या मूल्यांकन, क्या टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये नहीं कर सकते। अधिगम की कठिनाइयों को पहचानना, ये इसका प्रयोजन है। सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनना, ये भी इसका प्रयोजन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, मतलब ऐसा इसका किसका मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं होता है बिल्कुल। ठीक, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है परिप्रेक्ष्य आकलन, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत आकलन, ऑप्शन सी है सामूहिक आकलन, एंड ऑप्शन डी है स्व आकलन। ऑप्शंस में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिप्रेक्ष्य जो आकलन है, आपके आकलन करने के जो 4 मूलभूत तरीके दिए गए हैं शिक्षण शास्त्र में, उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन कौन से आपके? व्यक्तिगत आकलन आ रहे हैं, सामूहिक आकलन भी आते हैं, स्व आकलन भी आता है। कौन सा नहीं आता आपके? परिप्रेक्ष्य आकलन नहीं आता है। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा आपके? परिप्रेक्ष्य आकलन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हिंदी भाषा अध्ययनशाला, ऑप्शन बी है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्थान, एंड ऑप्शन डी है केंद्रीय हिंदी विकास संस्थान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के नाम से जाना जाता है। किसको? जो हिंदी भाषा के मानकीकरण करती है उस संस्था को क्या कहा जाता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त या फिर सही नहीं है? ऑप्शन ए है भाषा प्रतीकों की ढांचा है, ऑप्शन बी है भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, ऑप्शन सी है संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, एंड ऑप्शन डी है भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, भाषा जो मानव की जन्मजात संपत्ति बिल्कुल नहीं है। भाषा प्रतीकों की ढांचा है भैया, संस्कृति की तरह भाषा भी हाँ विद्यमान है थोड़ा थोड़ा, भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते, बिल्कुल ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है आपका? भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पढ़ने का सही अर्थ नहीं है, जो पढ़ते हैं है ना उसका सही अर्थ नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है लिखे हुए से अर्थ गढ़ना पढ़ना है, ऑप्शन बी है पढ़ने का अर्थ धारणाओं को गढ़ना और अपनी स्मृति में रखना है, ऑप्शन सी है पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना ही है, एन ऑप्शन डी है पढ़ना शब्दों और वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने के साथ अनुमान लगाने का कौशल है। देखो इसमें ऑप्शन पहला क्या है? लिखे हुए से अर्थ गढ़ना पढ़ना है, इस सही है। पढ़ने का अर्थ धारणाओं को पढ़ना गढ़ना, ये भी सही है। पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना ही है,
ये इसका सही नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान शब्द तथा वाक्यों को बोलकर पढ़ना ही है। ये इसका सही आंसर नहीं है। ठीक, पढ़ना शब्दों और वाक्यों के अर्थ ग्रहण करना तथा अनुमान लगाने का कौशल ये भी है। ठीक, तो सही आंसर क्या है आपके ऑप्शन नंबर सी। ये अपने पढ़ने का सही मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रीमान शब्द उदाहरण है संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का या फिर क्रिया का। तो श्रीमान जो शब्द है उदाहरण है आपके विशेषण का। जो देखिए क्या विशेषता बताता ना भाई, जिसको हम लोग एक इज्जत से बोलते जैसे कि श्रीमान, ऐसे करके क्या हम लोग उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। श्रीमान जो है एक विशेषण शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए है शब्दकोश, ऑप्शन बी है शब्द भंडार, ऑप्शन सी है व्याकरण, एंड ऑप्शन डी है वाक्य। तो मनुष्य अपने विचारों को किसके थ्रू प्रकट करता है आप लोग जानते हो, क्या है, सेंटेंस। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाक्य। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द स्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है। ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है देशज, ऑप्शन सी है तद्भव, एंड ऑप्शन डी है विदेशी। तत्सम मतलब आप जानते हो क्या होता है, तत्सम मतलब उसके समान। तो जो संस्कृत के ही के शब्द होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, तत्सम। जैसे कोई शब्द है वो संस्कृत के शब्द के ही समान है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तत्सम। देशज जिसका उद्भव देश से हुआ हो, तद्भव जिसे तत्सम से उसका उद्भव हुआ हो, जिसके संस्कृत से उद्भव हुआ हो, उसको थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तद्भव। मतलब तत्सम से जिसका उद्भव होता है उसको बोलेंगे तद्भव। और ऑप्शन डी है विदेशी, मतलब जिसका उद्भव कहाँ से हुआ है, विदेशों से हुआ है। बहुत सारे जैसे अरबी, फारसी, चीनी, अंग्रेजी बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो अगर देखें कान्हा, तो कान्हा एक को हम और क्या बोल सकते हैं, कृष्ण बोल सकते हैं। तो देखो इस शब्द से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। कृष्ण में एकदम देखो संस्कृत के भाषा में यूज होता है। कृष्ण एकदम जो होता है ना संस्कृत जैसे है, तो एक आपकी कृष्ण क्या हो जाएगा, तत्सम। तो कान्हा आपका क्या कहलाएगा, तद्भव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तद्भव। तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान शब्द है, और तद्भव मतलब जिसका तत्सम शब्द से उद्भव हुआ, जैसे कृष्ण है। ठीक, ये है संस्कृत के समान है तो इसको हम बोलेंगे तत्सम। और कृष्ण को ही कान्हा भी बोलते हैं तो इसको हम क्या मानेंगे, तद्भव। ठीक, अगला प्रश्न है, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है अभिस धन एक, ऑप्शन बी है अभिधन सेक, ऑप्शन सी है अभिस धन एक, एंड ऑप्शन डी है अधन भिषेक। सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिधन सेक। यह एक क्या है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में एक नियम होता है जिसमें क्या होता है, स से पहले अगर कोई स्वर आ रहा है, ठीक, स से पहले कोई स्वर, तो जो स रहता है वो क्या हो जाता है, स हो जाता है। जो स रहता है वो श हो जाता है। ठीक, तो इसी वाले नियम का इसमें यूज हुआ गया है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिधनसेक का संधि क्या होगा आपके, अभिषेक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए है गृहग्राम, ऑप्शन बी है गृह आगत, ऑप्शन सी है गृह प्रवेश, एंड ऑप्शन डी है गृह स्वामी। कर्ता ने कर्म को करण से वाला जो आप लोग देखे हो गए है ना, तो इसी में आपको पूछा, देखो क्या था, कर्ता ने क्या रहता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है आपके,
कर्म तत्पुरुष मतलब को वाला देखना, ठीक। तो गृह ग्राम, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। गृह आगत, तो गृह को आगत, सही आंसर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गृह आगत मतलब गृह को आगत, ठीक। अगला प्रश्न है 32 दांतों में जीभ लोकोक्तियों का आशा है। एक लोकोक्ति दिया गया यहाँ पे 32 दांतों में जीभ, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है सुंदर दंत पंक्ति, बिल्कुल नहीं है भैया ये तो। खाने के लिए ललचाना, ये भी नहीं है। शत्रुओं से घिरा रहना, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे समझ देखो ना भाई कि 32 दांतों में जीभ, दांत जो है क्या रहता है ऐसे चारों ओर रहता है, उसके भी बीच में क्या रहता है आपके जीभ। तो क्या हो रहा है आपके जो जीभ है वो दांतों में घिरा हुआ है, ठीक। तो उसको हम क्या मानेंगे कि शत्रुओं में घिरा रहना। इसका सही आंसर होगा 32 दांतों में जीभ के लोकोक्तियों का सही आशा या फिर सही अर्थ, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए है सरकार, ऑप्शन बी है ग्रंथकार, ऑप्शन सी है पत्रकार एंड ऑप्शन डी है कुंभकार। सही आंसर देखिए, देखो प्रत्यय अगर निकालेंगे तो उसके बाद भी उसका एक अर्थ होना चाहिए, तब उसको हम क्या मानेंगे प्रत्यय मान सकते हैं। जैसे कि देख ग्रंथकार, ग्रंथ होता है। पत्रकार, पत्र के बाद जुड़ा है। कुंभकार, कुंभ भी होता है उसके बाद जुड़ा, लेकिन सरकार तो सर ऐसा नहीं होता। क्या होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरकार में किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ एक सिंगल वर्ड है, ठीक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है। ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है ण, ऑप्शन सी है त्र एंड ऑप्शन डी है ड़। अगर इसका सही आंसर देखेंगे तो देखो संयुक्त व्यंजन मतलब दो जो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक। आपके जो ण है ये आपके संयुक्त व्यंजन व्यंजन बिल्कुल नहीं है, ये तो मूर्धन्य में आता है। आपके जो य है ये आपके तालव्य वाले वर्ग के अंतर्गत आता है, और जो अंग है ये भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। और अंगा को एक चीज भी कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है इसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। जैसे जो ड है ना, तो ड की जगह इस सॉरी नहीं ऐसा नहीं है, जो अंगा है वो के क वर्ग वाले में आता है, ठीक। क वर्ग वाले को क्या कहा जाता है आपके कंठ, जो जिसका उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो पहला है आपको दिया ऑप्शन नंबर ए में इया है ना, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं तालव्य ध्वनि, क्या है। और जो ण है वो आपकी कौन सी ध्वनि है मूर्धन्य ध्वनि। यह है आपके ये कौन से आपके कंठ वाले ध्वनि। बच गए कौन ऑप्शन नंबर सी त्र, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही क्या आपका संयुक्त व्यंजन है। ये किससे मिलकर बना है आधत्त प्लस र, इससे मिलकर बना है। किससे मिलकर बना आपके त प्लस र, इससे मिलकर क्या बना आपके पूरा ट्र, और इसको हम क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। सही आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिपति में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है अध, ऑप्शन सी है अध एंड ऑप्शन डी है अधि। इसका सही आंसर देखिए, सही आंसर होगा आपका कौन सा ऑप्शन नंबर डी अधि। अधिपति, अधि आपके सामने में लगा है। उपसर्ग मतलब जो शब्द के सामने में लगता है उसको हम क्या बोलते हैं उपसर्ग। तो इस अधिपति में उपसर्ग क्या है आपके अधि है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं।
अनिवार्य का विलोम शब्द है। अनिवार्य जो एकदम कंपलसरी होता है, जो सबके लिए अनिवार्य है। ठीक, ऑप्शन ए है अपरिहार्य, बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन बी है अनैच्छिक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है ऐच्छिक एंड ऑप्शन डी है आवश्यक। तो आपके आवश्यक और अनिवार्य सेम सेम हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अनैच्छिक ये भी नहीं होगा, अपरिहार्य ये भी नहीं होगा। तो ऐच्छिक, अनिवार्य मतलब जो एकदम कंपलसरी है, ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल, अपना मन कर रहा है तो उसको करो, मन नहीं कर रहा तो उसको मत करो। और अनिवार्य मतलब आपको उसको करना ही पड़ेगा। तो यह है आपके अनिवार्य मतलब जिसको आपको करना ही पड़ेगा। ऐच्छिक मतलब जो आपके लिए ऑप्शनल है, उसको करो या फिर मत करो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऐच्छिक। अगला प्रश्न है, मित्र अब जबानी जमा खर्चा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्यवाही करो। इस वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित मुहावरा का आशय क्या है? इसमें किसको रेखांकित किया गया? जबानी जमा खर्चा करने से कुछ नहीं होगा। ठीक, तो इसी का हमको क्या बताना है? मतलब बताना है। ऑप्शन ए है मौखिक कार्यवाही करना। ऑप्शन बी है मुफ्त का सलाह देना। ऑप्शन सी है मुख्य सहमति दिखाना। ऑप्शन डी है हिसाब किताब में निपुण। ठीक, तो इसका अगर सही आंसर देखो तो देखो जबानी जमा खर्चा, जबानी मतलब मुंह वाला हो रहा है। ठीक, तो इसमें क्या आएगा? सही आंसर देखें तो मौखिक कार्यवाही करना। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? मौखिक कार्यवाही करना। मुफ्त सलाह देना नहीं होगा, मुख्य सहमति दिखाना भी नहीं होगा, हिसाब किताब में निपुण ये भी नहीं होगा। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। ये भी थोड़ा मैच हो रहा है, लेकिन सहमति दे दिया है, ये भी नहीं होगा। मुफ्त सलाह ये भी एकदम बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा है। तो मौखिक, जबानी मतलब मुंह वाला जो होता है ना, ओरल टेस्ट, मौखिक टेस्ट। तो कौन सा आगे इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, नंद कुमार का पर्यायवाची निम्नलिखित में से नहीं है। ऑप्शन ए है नंदलाल, ऑप्शन बी है नंद किशोर, ऑप्शन सी है नंद नंदन एंड ऑप्शन डी है नंदराम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंदराम। नंदराम जो है आपके नंद कुमार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंदलाल है, नंद किशोर है, नंद नंदन भी है। ठीक, अगला प्रश्न है, वह किसे देख रहा है? इस वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम उभयलिंगी एकवचन कर्मकारक। ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उभयलिंगी वचन है और कर्मकारक है। अन ऑप्शन सी है क्या चीज? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्मकारक है। और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्मकारक है। अगर इसका आंसर देखेंगे तो देखो क्या है इसमें, वह किसे देख रहा है। तो किसे देख रहा है मतलब सबसे पहले प्रश्न ही वाचक आ रहा है। तो प्रश्नवाचक कौन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए है और सी है। ये दोनों ऐसे ही कट गए, कौन सा? ए और डी कट जाएगा। ठीक, थोड़ा सा छोटा करा। हाँ, देखो कौन कौन सा प्रश्नवाचक इसमें है, ए में है, सी में है और डी में है, बी ऐसे ही कर गए। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है, वह किसे देख रहा है। तो वह क्या है आपके एक स्त्रीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और पुल्लिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उभयलिंग देखो, डी में स्त्रीलिंग दे दिया है, इसको निगलेक्ट कर लें। इसमें पुल्लिंग दे दिया है, इसको भी निगलेक्ट कर लें। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका सही? ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक सर्वनाम उभयलिंगी एक वचन कर्मकारक। देखो ऐसे करके भी आप लोग नहीं आ रहा समझ, थोड़ा निगलेक्ट करके भी बना सकते हैं, ऐसे बन जाता है प्रश्न। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? दान मतलब क्या है? सीधा भाव हो रहा है ना, तो सही आंसर डायरेक्ट लगा दो आप, भाववाचक संज्ञा। ठीक, अगला प्रश्न है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन ए है सामग्री, ऑप्शन बी है अमीर, ऑप्शन सी है नारी एंड ऑप्शन डी है शिला। सामग्री, सामग्री कम हो या ज्यादा उसको सामग्री ये बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा क्या चीज? सामग्री। अमीर के लिए अमीरों, नारी के लिए नारिया, शिला के लिए शिलाए। ठीक, तो ये इसके लिए सब अलग अलग है। ए सिंगल है, ए भी सिंगल है, ए भी सिंगल, लेकिन इसका बहुवचन में भी सामग्री और एक वचन में भी सामग्री बोलते हैं। ठीक, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही नहीं। इस वाक्य में क्या है पूछा गया है।
विस्मयदी बोधक, ऑप्शन बी है इच्छा बोधक, ऑप्शन सी है संकेतार्थक एंड ऑप्शन डी है विधानार्थक। विधानार्थक मतलब जिसमें क्रिया हो रही है का बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं, विधानार्थक। तो यहाँ पर तो क्रिया हो रही है का बोध नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं आएगा। संकेत मतलब अगर आप परिश्रम नहीं करोगे, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तो आपका हॉस्टल वार्डन या फिर सीजीटेट नहीं निकलेगा। तो ये क्या आपके संकेतवाचक। इच्छा बोधक मतलब जैसे मैं अभी सबसे शुरू में दिया था ना आप लोगों को कि होली पर्व की शुभकामनाएं, तो वो होता है, तो यहाँ पर शुभकामनाएं दे नहीं रहे, तो ये भी नहीं आएगा। तो बच गया कौन, ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्मयदी बोधक। जो तुमने अच्छा काम किया, एक तुमने अच्छा काम किया वाला वर्ड अगर आ रहा है ना, तो उसको हम लोग विस्मयदी बोधक में ही मानते हैं। इसको आप लोग हमेशा याद रखना। अगर ऐसा नहीं आया, थोड़ा अलग टाइप का आ गया, लेकिन इसमें अच्छा काम किया जैसे शब्द आ रहा है, तो विस्मयदी बोधक होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक अपठित गद्यांश दिया है, उसी अनुसार इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है। आज हिंदी में आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। बेशक उनमें भाषा के स्तर पर मिश्रण है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन लेखों की भाषा हिंदी नहीं है। सही बात है, यह हिंदी का आधुनिक रूप है। आधुनिक युग की आवश्यकताओं और मांगों को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर होता आधुनिकृत रूप आधुनिकरण का परिणाम है। इसमें आपका पहला प्रश्न क्या दिया है, पूर्वोक्त पठित गद्यांश के आधार पर बताइए कि हिंदी लेखन में कौन सी विशेष घटना घट रही है। ऑप्शन ए, नए पुराने विषय पर लेख लिखे जा रहे हैं। ऑप्शन बी है, कैसे भी विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। ऑप्शन सी है, पुराने विषयों को नए ढंग से लिखे जा रहे हैं। एंड ऑप्शन डी है, आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। इस गद्यांश से ही हम लोग देख सकते हैं क्या बोल रहा है, आपके आधुनिक विषय से ही आधुनिक रूप में या फिर आधुनिक विषय पर लेख लिखा जा रहा है। इसमें ही दिया गया, देखो आधुनिकतम विषय पर लेख लिखे जा रहे हैं, यहीं पे दिया, पहला ही पॉइंट दिया है आपको कि आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न है, उक्त अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। मतलब आपको एक टाइटल देना है जो अपठित गद्यांश दिया है उसका। ऑप्शन ए है आधुनिक हिंदी, ऑप्शन बी है बिगड़ती हिंदी, ऑप्शन सी है पिछड़ती हिंदी, एंड ऑप्शन डी है हिंदी तब और अब। देखो यहाँ पर आधुनिकरण की ही बात हो रही है कि, और यहाँ पर बताया भी है क्या चीज़, यह हिंदी का आधुनिक रूप है। ये नहीं बोला गया है कि इसमें भाषाओं का थोड़ा सा मिश्रण हो रहा है, इसका मतलब हिंदी बिगड़ रही है या फिर पिछड़ रही है, ऐसा नहीं बोला। या फिर इसमें कंपेयर भी नहीं किया गया कि हिंदी तब और अब करके। इसमें क्या बताया गया, सिर्फ आधुनिक रूप बताया गया है। तो इस प्रश्न में अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो देखो, हिंदी तब और अब तुलना हो नहीं रहा, तो ये नहीं हो सकता। पिछड़ती हिंदी के बारे में इसमें चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। बिगड़ती हिंदी भी नहीं बोल, भले ही मिश्रण हो रहा है, लेकिन मिश्रण हो रहा है तो उसको आधुनिक रूप में जो आवश्यकताएं हैं और मांग है उसके हिसाब से मिश्रण किया जा रहा है करके, इसको हम क्या मार रहे हैं, आधुनिक हिंदी मार रहे हैं, जिसको हम लोग मॉडिफाई करके यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आधुनिक हिंदी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो ये थी हमारे आज के इस वीडियो की टोटल 60 क्वेश्चन, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन, मतलब जितने भी हिंदी का प्रश्न आता है आप लोग जानते ही होंगे, 30 प्रश्न आता है आपके सीजी टेट में। और ये कौन सा था, आपके पेपर 1 का था। ठीक, पेपर 1 का था, ईयर था 2016। ठीक, तो आपके हिंदी का 2016 का पेपर 1 का जितना भी क्वेश्चन आया था मैं इसको आप लोगों को करा दिया हूँ। इसके बाद हम लोग पेपर 2 का करेंगे, पहले सन वाइज करेंगे। जैसे 2016 का कर रहे हैं तो 2016 का पेपर 1 पेपर 2, 17 का पेपर 1 पेपर 2, ऐसे करके मैं कराऊंगा। ठीक, और सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे। पहले ही अब लोग अभी क्या हिंदी के कर रहे हैं तो पहले हिंदी का कंप्लीट करा लेते हैं, उसके बाद बाल विकास है, मैथमेटिक्स है ना, इसका भी कराएंगे। प्रीवियस ईयर से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। देखो हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, और आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे टाइप से आ रहे हैं। ठीक, इसी के उद्देश्य से मैं
जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उसको करा रहा हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हो, जिन लोगों को ऐसी ही वीडियो देखना है, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में या फिर सेंट्रल लेवल में, उसका तैयारी करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।